जय हिंद। बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई है और कल से हम देख रहे हैं कि हर जगह पर इसकी बात हो रही है, स्पेशली टीवी चैनल्स पर। तो वो टीवी के प्रोग्राम हैं, वहाँ पे बातें हो रही हैं, वो चलती रहेंगी। मेरे को ये लगा कि मेरे को अपना आइडिया, अपना विचार भी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। अब विचार क्या है, आइडिया क्या है? देखिए, सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि शेख हसीना बिल्कुल ऑटोक्रेटिक लीडर हो गई थी। डिक्टोरियल सेंस आ गया था उसमें, डिक्टेटरशिप का एहसास हो गया था। अब वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसकी जो हरकतें थीं उससे हमको समझ में आता है कि कैसे उसने डेमोक्रेसी को दरकिनार कर किया, डेमोक्रेसी को कमजोर किया। अब बांग्लादेश के अंदर भी उसी तरीके का प्रोविजन है जैसे पाकिस्तान में है कि आप जब इलेक्शन होते हैं तो इंटरिम केयर टेकर गवर्नमेंट का चयन किया जाता है और वो गवर्नमेंट जो है आपका इलेक्शन करवाती है। तो इन्होंने क्या किया कि अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशनल और इस तरीके का प्रोविजन इन्होंने हटा दिया। अब देखिए, जो मैच्योर डेमोक्रेसीज होती हैं वहां पर एक अलग सिस्टम होता है, जैसे इंडिया है या यूनाइटेड किंगडम्स है, यहाँ पर या और भी जो मैच्योर डेमोक्रेसी होती है वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं आता है। आई डोंट नो अबाउट अमेरिका, आई ऑल्सो डोंट नो अबाउट यूनाइटेड किंगडम्स, बट इंडिया के अंदर मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और आप ही जो है इंटरिम केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाते हैं फॉर द पीरियड। इलेक्शन होता है, रिजल्ट आता है और उसके बाद में आप शासन करते हैं एज पर द मैंडेट ऑफ द पब्लिक। लेकिन देखिए, इस्लामिक वर्ल्ड में डेमोक्रेसी इज एक्चुअली एंटी थीसिस टाइप हो जाता है। वहां पर ये कॉन्सेप्ट चलता नहीं है। बुनियादी तौर पे वहां पे कॉन्सेप्ट शरिया वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए, कहीं भी आप चले जाइए, चाहे यूनाइटेड किंगडम में चले जाइए, यूएस में भी चले जाइए, इंडिया में भी आप देख लीजिए कि हमेशा से शरिया की डिमांड होती रहती है। अब इंडिया जैसे कंट्री में शरिया नहीं लग रही है तो आपने एक अलग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनवा रखा है, वक्फ बोर्ड हो रखा है, फला ढिमका। बेसिकली आपने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पूरा विश्वास नहीं जताने का एक आपने एक वो आइडिया दिया है कि देखिए, ये बाकी सब ठीक है लेकिन यार हम लोग अलग हैं और हमारा ये है, हमारी किताब में ऐसे लिखा है और हम ऐसे करेंगे। तो डेमोक्रेसी इज वेरी एलियन टू मुस्लिम्स बिकॉज ऑफ देयर थॉट प्रोसेस एंड बिलीफ। एंड हमें कोई आपत्ति नहीं है यार, वो आपकी मर्जी है, आपकी किताब में जो लिखा है प्लीज आप उसको फॉलो कीजिए और जैसा भी है कोई कष्ट नहीं है हमें, लेकिन बाकी लोगों को परेशान ना कीजिए और सिस्टम को वैसे चलने दीजिए। हमने देखा कि जैसे मैंने कहा, यूनाइटेड किंगडम में भी कितने शरिया लागू करने के डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं, यूरोप में हुए हैं वगैरह वगैरह। और अब जब बांग्लादेश से ये तस्वीरें आ रही हैं कि शेख मुजीबुर रहमान, जिसने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाई, उसी की जो स्टैचू है उसको तोड़ दिया गया। उसके ऊपर एक मैं तस्वीर देख रहा था जिसमें तालिबानी झंडा लहरा रहा था एक लड़का। एक में देखा मैंने वो फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहा था। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वो नहीं है। अब इसको आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट से देखिए। आपको मैं याद दिला दूं, एक किसान आंदोलन हुआ था, उससे पहले शाहीन बाग हुआ था। तो ये क्या था? शाहीन बाग, किसान आंदोलन, फिर आपका श्रीलंका के जो प्रोटेस्ट थे, आपके जो बांग्लादेश के अंदर ये कहानी हुई और उधर पाकिस्तान में भी 9 मई को जो पूरी कहानी हुई, ये सब क्या है? दरअसल ये सारी की सारी कहानी मुल्क को कंट्रोल करने की है कि कैसे मुल्क को कंट्रोल किया जाए। पाकिस्तान क्योंकि वो चाइना की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहा था, तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन्स ने, CIA ने 9 मई को सरंजाम दिया जिससे कि पाकिस्तान को बताया जा सके कि देखिए, आप आदमी बन के रहिए, देखिए हम ये करवा देंगे। ऐसा मेरा मानना है। सिमिलरली जब श्रीलंका पूरी तरह चाइना के गोदी में जाके बैठ गया तो वो जो कार्रवाई हुई वो भी
मेरे को ऐसा लगता है कि CIA प्रेरित थी, क्योंकि देखिए बड़ा गेम शुरू हो चुका है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा पॉन है इंडिया। इंडिया एक बहुत बड़ा मोहरा है, तो अब इस मोहरे को भी बड़े ढंग से खेलना है। देखिए ये एक वो मोहरा है जो कहता है यार हम तो स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस हैं, हम ना तुम्हारे साथ तुम्हारे खेमे में हैं ना हम उसके खेमे में हैं, हम तो खुद मुख्तार हैं, अपने निर्णय खुद लेते हैं और आप ऐसे करके चलते हैं अनख में। तो ये भाई उनको पसंद नहीं आता है, उनको ये सब कहानी पसंद नहीं आती। वो कहते हैं यार ये सब बकवास है, या तो वो जॉर्ज बुश की बात कि ईदर यू आर विद अस और विद देम, इनके लिए बीच वाला कुछ नहीं है। तो हम बीच वाले रास्ते ढूंढते हैं या बीच वाली जगह में खड़े होने की कोशिश करते हैं, तो वही वो नॉट एग्रीएबल, नॉट दिस थिंग। तो अब हिंदुस्तान जी कद बड़ा हो रहा है, कोई विश्व गुरु, कोई कभी आप रीजनल पावर और ये वो चांद पे चले गए और ये मिसाइल उड़ा दी और फला हो गया ढिमका हो गया, तो बिल्कुल ऐसे बल्ले बल्ले इकोनॉमी आपकी बढ़ रही है, इंग्लैंड की इकोनॉमी से आप पार हो गए हैं, और ऐसे करके आपका खेल चल रहा है। अडानी और अंबानी और गोदरेज, टाटा, नेम इट, बहुत जबरदस्त इस देश के अंदर सरमाएकारी हो रही है, इस देश के अंदर तरक्की हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, और ये लोग जो हजारों लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, इनके ऊपर भी टारगेट हो। आपको वो हिंडनबर्ग वाला अडानी वाला मालूम होगा। अगर आप इस सारी चीजों को जिस पर्सपेक्टिव में मैं रखना चाह रहा हूं उस पर्सपेक्टिव में रख के सोचे समझे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो अब फिर से मैं किसान आंदोलन की बात करता हूं। पहले वो शाहीन बाग हुआ, वो कोरोना ने बचा लिया, वो शाहीन बाग की जो फुलवारी थी वो सब चली गई। फिर साहब ये किसान आंदोलन हो गया जी, किसान आ गए, किसान आ गए, किसान आ गए। फिर उसमें कनाडा बहुत सक्रिय हो गया, यूनाइटेड किंगडम्स, अमेरिका से भी आवाजें उठने लग गई और किसान 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 हो गया। बड़ा तमाशा चला, बड़ी लोगों ने परेशानी उठाई, और जो किसान था वो परेशान था, यार ये क्या किसान आंदोलन हो गया, ये हमें तो कोई तकलीफ नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि यार इस तरीके का कुछ हो, हमारी भी इनकम्स में इजाफा हो। तो देश का जो मेजॉरिटी का 99% जो किसान है, जो गरीब और वो बेचारा निगलेक्टेड किसान है, उसको तो कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन पंजाब में गुमराह हुए। एक तो रिलीजियस एंगल हो गया कि भाई हिंदू, नॉन हिंदू स्टेट है, बॉर्डरिंग स्टेट है, और उनको बीजेपी और मोदी से तकलीफ है बिकॉज ऑफ द रिलीजियस एस्पेक्ट। तो देश वे सब गया तेल लेने, उन्होंने वो इस एजेंडा में फंसे, उनके लीडर्स को खड़ा किया गया, और हमारे यहाँ भी मुल्क के अंदर पार्टियां हैं, उन्होंने उसको बढ़ावा दिया और बहुत बड़ा किसान आंदोलन खड़ा हो गया। अगर आप ध्यान दें तो किसान आंदोलन के अंदर भी भरपूर तौर पर प्रयास हुआ कि किसी तरीके से सरकार जो है वायलेंस कर दे और किसानों पे गोली चला दे। मैं इनको किसान नहीं कहूँगा, ये जो प्रोटेस्टर्स थे, सिख प्रोटेस्टर्स, इनके ऊपर किसी तरह गोली चला दे, और जैसे ही गोली चलती भावनाएं भड़कती, माहौल पूरा चेंज होता, और फिर एक सरकार को इस्तीफा देना पड़ता, और फिर जो लोग इन वेटिंग हैं, जिनको कोई लोग प्रिंस बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, या इकोसिस्टम बोलते हैं, लेफ्टिस्ट हैं, लेफ्टो इस्लामिस्ट हैं, और जितने भी ये सारे छोटे छोटे वर्टिकल्स हैं, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एक सरकार बन जाती है। तो बेसिकली ये खेल है। अब अभी भी जैसे कास्ट का चल रहा है कि अभी कास्ट के सेंसस होगा, फला होगा, ढिमकाना होगा, तो आइडिया सेम है। उन लोगों को जो इस कास्ट के चक्कर में फंसे हुए हैं, उनको मैं कहूंगा कि बांग्लादेश के अंदर जब हिंदू मारा जा रहा है, जब हिंदू को टारगेट कर रहे हैं, तो वो कास्ट नहीं पूछ रहे, ये ध्यान रखिएगा, वो कास्ट नहीं पूछ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहा है कि वो हिंदू है। तो आप इस कास्ट में फंस के आपकी जो यूनिटी है, आपका जो जज्बा है, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि ये गेम प्लान क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये सारी मैं चीजें क्यों कह रहा हूँ, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। देखिए बांग्लादेश में शेख हसीना ने जिस तरीके से पावर का इस्तेमाल किया, 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को मार दिया। आपने केयर टेकर गवर्नमेंट का सिस्टम वो पूरा खत्म कर दिया, और आपने क्या किया,
आपने इलेक्शंस रिग कर दिए, जो आपके वो 400 प्लस की जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर आपने मेजॉरिटी तो ले ली, उसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर जो इंडिपेंडेंट्स भी खड़े हो गए वो भी आप ही के ही बेसिकली सपोर्ट है। तो बेसिकली ऑपोजिशन भी आप ही की, सत्ता पक्ष तो आपका है ही है, और जो मेन ऑपोजिशन खालिदा जिया की जो पार्टी है उसके सारे लोग जेल में बंद, खालिदा जिया बंद, और आपने एक तरीके से एक बहुत बड़े विचार को खत्म कर दिया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? अच्छा, आप प्रो इंडिया हैं, आप बहुत सेकुलर हैं, तो मेजॉरिटी को ये सब पसंद नहीं आता है। जैसे इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म मेजॉरिटी को पसंद नहीं आता है, कहते हैं यार ये सब बकवास है, मैं हिंदू हूं, दैट इज माई दिस थिंग, मैं कोई सेकुलर नहीं हूं, क्योंकि मैं हिंदू हूं इसीलिए मैं अकोमोडेटिव हूं। इसको भी मैं समझाऊंगा कि मैं ये क्या बोल रहा हूं। तो ऐसे करके ये कहानी वहां पर हुई, वहां के मेजॉरिटी मुस्लिम्स वो इस बात से चिढ़ गए कि हिंदू अपीजमेंट कर रही है, मेरे को उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और फिर आपने बड़े अथॉरिटेरियन तरीके से ऑपोजिशन वॉइसेस को दबाने की कोशिश करी, जिस तरीके से पाकिस्तान में फौज ने इमरान खान को दबाने की कोशिश करी। इमरान खान का कद बढ़ते जा रहा है, इसी तरीके से वहां पे फौज की मदद से शेख हसीना ने यही टेम्पलेट लगाया, लेकिन वहां पे देखा कि आपने पीपल्स पावर के चलते कैसे उनको देश छोड़ के भागना पड़ा, और आज उस मुल्क की ये स्थिति हो गई है। अदरवाइज बांग्लादेश बहुत अच्छा कर रहा था, पाकिस्तान की इकोनॉमी से 4 गुना बेहतर कर रहा था। अब वहां पे क्या हालात होंगे ये देखने में समय बताएगा, बट एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहां पर बहुत जबरदस्त है। देखिए, ये हमको भी सोचना चाहिए कि हम किस रिजीम को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को सपोर्ट करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमने अपने इंटरेस्ट के चलते हमने एंटी इंडिया फीलिंग को बढ़ने दिया। सेम थिंग हैपेंड इन मालदीव्स ऑल्सो। मालदीव्स में भी इंडिया गेट आउट के नारे लगे और फिर वहां से इंडिया को बाहर निकलना पड़ा। वो बात और है कि अब मालदीव्स हमारे आगे पीछे घूम रहा है, बांग्लादेश भी चारों तरफ से हमारे से घिरा हुआ है, तो वो भी कहीं नहीं जाएगा। लेकिन एक बहरहाल एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट वहां बन गया, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है बगैर कास्ट पूछे। अगेन मैं रिमाइंड कर दूं, कास्ट नहीं पूछ रहे हैं कि आप कौन सी कास्ट के हैं, आप ऊंची जाति के कि नीची जाति के, कि दबे हैं कि कुचले हैं कि पिछड़े हैं कि अगले हैं, फला फला, ये सब बकवास नहीं हो रही है बॉस। आप मंदिर जाते हैं, आपका मंदिर तोड़ दिया जाएगा और आपको आपका सर तन से जुदा हो जाएगा। सर तन से वैसे जुदा हुआ नहीं है अभी, लेकिन इस तरीके का वो है। सो वहां पे वो बड़ी क्लैरिटी है। क्लैरिटी नहीं है तो आप में और मुझ में नहीं है। अगर आप हिंदू हैं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो खैर बहरहाल ये अपनी जगह पर है। तो ये स्टोरी वहां पर चली है, और जो जिस तरीके से अब ये बांग्लादेश की बात करें, अब मैं किसान आंदोलन में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने किसान आंदोलन को हैंडल किया, और मुझे वो याद है जब नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा कि मैं एक किसान कानून वापस लेता हूं, समय बताएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण डिसीजन रहा, कुछ इस तरीके से उन्होंने कहा था। तो अब आप इसको जोड़ के देखिए कि वहां पर सिख चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो उन पर गोली चला दे, और उसके बाद में फिर वो जो माहौल क्रिएट होगा, फिर वो क्या होगा ये हम सब देख ही रहे हैं कि बांग्लादेश बनेगा। तो उन्होंने, मोदी साहब ने बिल्कुल भी उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं करी, कोई गोली नहीं चली, कुछ नहीं हुआ। लाल किले तक भी चढ़ गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। पुलिस कितनी उन्होंने तंग करी, मारी पीटी, उकसाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये है आगे की सोच। और हम लोग तब उस समय कहते हैं कि यार इनको मारो, इनको पीटो, ये कैसे बदतमीजी कर सकते हैं, बदमाशी कर सकते हैं। और एक तरह से हमें वो फ्रस्ट्रेशन था, लेकिन आज समझ में आता है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो जो प्रोटेस्ट था उसको हैंडल किया गया। अमेजिंग, हैट्स ऑफ। और ये जो इलेक्शन रिजल्ट आया है जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार को 400 पार नहीं हुआ, कम हुआ, यूपी के अंदर काफी कम वोट हुए, इससे एक बहुत बढ़िया मैसेज गया है कि हमारे देश में इलेक्शन रिग नहीं होते हैं, हम रिग नहीं कर सकते, चाहे कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। एक बहुत बड़ा मैसेज गया है, क्योंकि ईवीएम हैक हो गया, फला हो गया, ढिमका हो गया, जो क्वेश्चन मार्क लग रहा था पिछले 10 साल से
वो वाले सवाल को भी खत्म कर दिया गया है कि यार ऐसा नहीं है, दिस इज इंडिया। अब तीसरा एक पॉइंट जो तो अभी मैंने किसान आंदोलन को भी बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ के आपको समझा दिया, बांग्लादेश की बात करी, अथॉरिटेरियनिज्म और ईवीएम हैक और ये सब, ये भी सेटल हो गया। अब दूसरी चीज जब मैंने कहा कि यार मैं सेकुलर नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, और क्योंकि मैं हिंदू हूं इसीलिए ये टॉलरेंस है। अब मैं आपको समझाता हूं वो कैसे है। हमारे देश में राम को माना जाता है, स्पेशली इन द नॉर्थ इंडिया। अब टॉलरेंस देखिए आप, हमारी एक फिलॉसफी है, हमारी एक पद्धति है। अगर आप टॉलरेंस में जाएं तो अगर आप पहले सिख फिलॉसफी पे जाते हैं, सिख फिलॉसफी अगर बुनियादी तौर पे जाएंगे तो वो एंटी हिंदू फिलॉसफी है बेसिकली। जैसे वहां पे उसमें रिचुअल्स का मजाक उड़ाते हैं कि यार ऐसे थोड़ी होता है कि जैसे वो सूर्य को हम नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वहां पे होता है कि अरे सूरज को जल चढ़ाने से सूरज पे जल थोड़ी जाता है, ही। सो ऐसा, दैट इज हाउ दे डू इट। बट हम लोगों की फिलॉसफी में है कि रात्रि हुई थी, सूर्य देव जो है वो छुप गए थे और सुबह हुआ है, तो सूर्य देव की वापसी हुई है, उत्पत्ति हुई है, बाहर निकले हैं, तो उनका हम आदर सत्कार करते हैं। जब जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम क्या करते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसको अब आजकल मॉडर्न टाइम्स में चाय पानी पूछते हैं, मिठाई खिलाते हैं, और अगर कोई वैसे कोई फंक्शन है तो अगर वो गिफ्ट लेके आता है तो हम उसको गिफ्ट देते हैं वापस, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये हमारे पुराना वैदिक वो है कि भाई सूर्य देव आए हैं, उनको नमस्ते किया, आपने फूल फेंके, आपने अगरबत्ती लगाई, थोड़ी अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट किया, और इस तरीके की चीज़ें। आप अगर आप उस बड़ी लेवल पे सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं सवेरे सवेरे, तो आपने फल फूल भी रखे, आपने मिठाई भी रखी, आपने फिर वो प्रसाद लोगों में बांट भी दिया, और इस तरीके से बेसिकली। तो इट इज द आइडिया इज दिस, आइडिया इज नॉट कि तुम वहां पे पानी डाल रहे हो तो वो पानी सूरज देव को जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका आप मजाक उड़ा सकते हैं, आप मेरे रिचुअल्स का मजाक उड़ा सकते हैं क्योंकि मैं हिंदू हूं। अब वो तो पुरानी बात रही, और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। अब आज की तारीख में मॉडर्न टाइम में आ जाइए, जैसा मैंने कहा कि हम लोग राम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे राम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हमने देखा वो उसमें हमारे जज्बात भी हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो नॉर्थ इंडिया में रावण के टेम्पल भी मिल जाएंगे आपको लोक संगीत ऐसा भी मिल जाएगा जिसमें राम को लिटरली आप गाली दे रहे हैं। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के मौर्य साहब, उन्होंने रामचरितमानस के पन्ने फाड़े और जलाए, लेकिन आप कभी भी सर तन से जुदा, फला ढिमका और ये सब चीजें नहीं घूमेंगे। वो मौर्य साहब अभी भी मजे से घूम रहे हैं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म। हमारे यहां पर डिस्कशन, डिबेट, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। आप जो मोस्ट रेवर्ड चीज है आपके लिए, दैट इज राम, आप उसको भी, उसके ऊपर भी तनकीद कर सकते हैं, उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। आपको उनकी चीज कोई पसंद ना आए, उसको आप उसको गाली भी दे सकते हैं। ये हमने देखा, हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, देखा है। और फोकलोर और अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा भी होता है कि जब संगीत के जरिए रामचंद्र को भी गाली बढ़ती है। मैं उसके स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊंगा, बट ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो दैट इज वाई हम कहते हैं कि क्योंकि हम हिंदू हैं, इसीलिए जो आप ये सेक्युलरिज्म और ये फला फला चीजें बोलते हैं, ये सब ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाती हैं। और हमें ये बात गर्व से कहनी चाहिए कि हम हिंदू हैं, हम सेक्युलर नहीं हैं। उसका कारण ये है जो मैंने आपको बताया। और जो सेक्युलरिज्म में नहीं आपको मिलेगा, वो आपको हिंदुइज्म और हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म की वजह से आपको जरूर मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। मेजॉरिटेरियनिज्म जब हम बोलते हैं वो थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो गया, क्योंकि जैसे ही आप अपनी मेजॉरिटी को इम्पोज करने लगते हैं तो फिर आप डिरेल हो जाते हैं, फिलॉसफी तेल लेने चली जाती है और आपका पागलपन आगे आ जाता है। तो खैर मैं
वो आई टेक बैक माई वर्ड एंड मेजॉरिटेरियनिज्म को निकाल दीजिए, वो सॉरी वो गलत मैंने शब्द का इस्तेमाल कर दिया, बट हिंदू मेजॉरिटी है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आप लार्जली सेफ होंगे जब तक आप कोई ऐसा काम नहीं कर देंगे कि जहां पर आप उसकी बुनियाद को आप हिलाने लग जाएं और बहुत जोर शोर से हिलाने लग जाएं। बुनियादें क्या हैं? जैसे हमारे लिए भारत माता एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हम उसको माँ मानते हैं। हम गाय को बहुत पूजनीय मानते हैं, पायस मानते हैं। हम अपनी जो हमारी जो कार्यशैली है, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, हम उनको मानते हैं। अगर आप उससे खिलवाड़ करेंगे तो हिंदू धीरे धीरे, ऑलवेज रिमेंबर, हिंदू बहुत धीरे धीरे एक्साइट होता है टू अ पर्टिकुलर लेवल। वो एकदम से अचानक से नहीं होता कि अभी वो और अभी सड़कों पर, ये नहीं होता है। तो ये हिंदू कैरेक्टर आपको समझना होगा। तो जब हम, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो या वो इंडिया हो, हमको ये एस्पेक्ट देखना पड़ेगा, कल्चरल एस्पेक्ट समझना पड़ेगा, हमको रिलीजियस एस्पेक्ट समझना पड़ेगा, और तब चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए समझना पड़ेगा। अब ये तो रही मेरी लंबी चौड़ी बात जो मैंने कहानी सुनाई। आई डोंट नो आपको पसंद आई होगी कि नहीं आई होगी, दैट्स योर पर्सनल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, बट मेरे को लगा कि मैं अपना जो थॉट है वो आपको शेयर करूं। अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। और एक और बात, अभी आप अगर ट्विटर पे होंगे तो आप देखेंगे कि कुछ हैंडल्स हैं, लेफ्ट विंग हैंडल्स हैं, फिर कोई पार्टियों के हैंडल्स हैं, जहाँ पर लोग बहुत बांग्लादेश के अंदर जो हुआ इनडायरेक्टली वो अथॉरिटेरियनिज्म को कहीं ना कहीं इक्वेट कर रहे हैं, और वो बिटवीन द लाइंस कुछ कहना चाह रहे हैं, खुल के कह नहीं पा रहे, वगैरह वगैरह। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ नाम मैं बता देता हूँ आपको। रागनी नायक एक हैं, फिर सुहासनी हैदर हैं, फिर आप इधर आ जाइए, आरफा खानम शेरवानी हैं, साइमा हैं, मिर्ची रेडियो शायद वो चलाती हैं, और आई एम श्योर स्वरा भास्कर ने हमें ब्लॉक कर रखा है, वो भी बड़ी खुश होंगी, मैंने देखा नहीं। तो इस तरीके के लोग हैं जो बड़े एक्साइटेड होंगे इस पूरे उसमें, और कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन लगाने की कोशिश कर रहे होंगे। और तो ये भी एक इशू है। तो पूरा देखते रहिए, मज़ा लेते रहिए, अपनी सरकार में, अपने सिस्टम में फेथ रखिए, और let's see how we handle this whole situation that is emerging on our eastern front. Jai Hind.